कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं, एक जरूरी डेडलाइन है बिल्कुल सिर पर, और हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी डेस्क की दराजें साफ कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। वही और खुद को यकीन दिला रहे होते हैं कि बस 5 मिनट का ब्रेक है। ये एक अजीब सी उलझन है ना? है तो कि हम व्यस्त तो दिखना चाहते हैं, बहुत बिजी, लेकिन उस काम को हाथ नहीं लगाना चाहते जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब जानते हुए भी कि क्या करना है, हम शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? अगर ये उलझन जानी पहचानी लगती है तो आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की क्लासिक किताब ईट दैट फ्रॉग पर। अच्छा। इसका नाम एक बहुत मजेदार कहावत से आया है कि अगर आपको हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो उसे सबसे पहले खा लेना चाहिए। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसके बाद दिन में कुछ भी उससे बुरा नहीं हो सकता है। यहाँ ये मेंढक वो आपका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और शायद सबसे उबाऊ काम है। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है, उस मेंढक को निगल जाओ, मतलब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटा दो। बिल्कुल। और मुझे लगता है हमारा मिशन यहाँ सिर्फ 21 टिप्स की लिस्ट गिनवाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ तक जाएंगे। ये बेसिकली उत्पादकता के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की एक कोशिश है। सही। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग मुश्किल कामों से भागता क्यों है और हम उसे दोबारा साध कैसे सकते हैं। ये सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए इसी दिमागी उलझन को सुलझाना शुरू करते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी आदत को बदलने की जो नींव है वो 3 डी पर टिकी है: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। निर्णय, अनुशासन और संकल्प। हाँ, सुनने में ये शब्द बहुत भारी लगते हैं, थोड़े पुराने भी, जैसे किसी स्कूल की किताब से निकले हों। क्या वाकई ये इतने सीधे हैं? देखिए, सीधे हैं पर आसान बिल्कुल नहीं है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। निर्णय का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है। इसका मतलब है एक पक्का 100% कमिटमेंट कि ये काम होगा, होकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। अनुशासन का मतलब मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस काम को रोज करना है, खासकर तब जब मन बिल्कुल ना हो। और संकल्प? और संकल्प वो तब काम आता है जब 2 हफ्ते बाद वो शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है और असल मेहनत शुरू होती है। लेकिन इन तीनों की हवा निकल जाती है अगर एक चीज गायब हो। और वो क्या है? स्पष्टता, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब ये साफ होना कि हमें जाना कहाँ है। एग्जैक्टली। अंधेरे में तीर चलाने के लिए न तो अनुशासन टिकता है और न ही संकल्प। इसीलिए ट्रेसी लक्ष्य तय करने की एक 7 स्टेप वाली प्रक्रिया बताते हैं, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिमाग की धुंध को साफ करने का एक टूल है। अच्छा। पहला कदम, तय करो कि तुम्हें असल में चाहिए क्या। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, उसे लिखो। लिखना इतना जरूरी क्यों है? लिखने का एक न्यूरोलॉजिकल असर होता है। जो विचार सिर्फ दिमाग में है वो एक सपना है, जो कागज पर है वो एक लक्ष्य बनने की शुरुआत है। लिखने से इतना फर्क कैसे पड़ जाता है? जब हम लिखते हैं तो हम अपने दिमाग के एक हिस्से, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे सिग्नल भेजते हैं। ये सिस्टम हमारे दिमाग का फिल्टर है। लिखने के बाद हमारा दिमाग अपने आप उन मौकों और चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है जो उस लक्ष्य से जुड़ी हैं। वाह। तीसरा, एक डेडलाइन तय करो। बिना डेडलाइन के लक्ष्य की कोई अर्जेंसी नहीं होती। चौथा, उस तक पहुंचने के लिए जरूरी हर छोटे बड़े काम की लिस्ट बनाओ। पांचवा, उस लिस्ट को एक प्लान में बदलो, प्राथमिकता के हिसाब से। छठा, उस प्लान पर फौरन एक्शन लो, पहला कदम आज ही उठाओ। और सातवां, हर दिन कुछ न कुछ करो जो तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाए। ये तो एक पूरा रोड मैप बनाने जैसा हो गया, लेकिन असल जिंदगी में हमारे दिन इतने सीधे नहीं होते। सही बात है। अचानक कोई जरूरी काम आ जाता है और पूरा रोड मैप बिगड़ जाता है। तो क्या ये इतनी कठोर योजना असल जिंदगी में काम कर पाती है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब है अग्रिम में योजना के सिद्धांत में। 6P फॉर्मूला है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लान पत्थर की लकीर है। इसका मतलब है कि आप हर रात अगले दिन की तैयारी करते हैं, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं। ओके। इससे होता ये है कि जब सुबह कोई अनचाही चुनौती आती भी है,
तो आपका दिमाग पहले से तैयार होता है। आपको पता होता है कि आपकी असल प्राथमिकताएं क्या हैं और आप उस नई चुनौती को कहाँ फिट कर सकते हैं। बिना प्लान के हम हर नई चीज पर रिएक्ट करते हैं, प्लान के साथ हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो एक इंसान ने अब पक्का इरादा कर लिया, योजना भी बना ली, लेकिन सुबह जब वो अपनी टू डू लिस्ट देखता है तो उसमें 15 काम है। यहीं पर आकर हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ना है। हाँ, ये होता है। इस लकवा मारने वाली फीलिंग से कैसे निपटा जाए? और यहीं पर 80-20 का नियम यानी परेटो प्रिंसिपल एक टॉर्च की तरह काम करता है। ये कहता है कि हमारे 20% काम हमें 80% नतीजे देते हैं। उन 15 कामों की लिस्ट में शायद सिर्फ 2 या 3 काम ऐसे हैं जो असल में मायने रखते हैं। ये आपके मेंढक हैं। बाकी के 12-13 काम छोटे मोटे कम असर वाले काम हैं। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मतलब असल दुनिया में कभी कभी वो 80% वाले छोटे मोटे काम ही होते हैं जो आपके बॉस को खुश रखते हैं या टीम को आगे बढ़ाते हैं। क्या इन छोटे कामों को पूरी तरह नजरअंदाज करना खतरनाक नहीं हो सकता? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। 80-20 का मतलब ये नहीं है कि आप 80% काम करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने सबसे कीमती संसाधन समय और ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा उन 20% कामों पर लगाएं। अच्छा। और यहीं पे ट्रेसी का एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, रचनात्मक विलंब यानी क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल और वो भी रचनात्मक, ये तो सुनने में ही एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा लगता है। सोच कर देखिए, हम सब हर वक्त कुछ न कुछ टाल रहे होते हैं। सही बात है। जब आप कोई एक काम कर रहे होते हैं तो आप बाकी सारे काम टाल रहे होते हैं। सवाल यह है कि आप क्या टाल रहे हैं। सफल लोग जानबूझकर उन छोटे मोटे 80% वाले कामों को टालते हैं। जैसे कि वो ईमेल का जवाब देने में देरी कर सकते हैं, वे गैर जरूरी मीटिंग्स को मना कर सकते हैं ताकि वे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता के लिए समय निकाल सकें। ये एक रणनीतिक चुनाव है। और इस चुनाव को करने में ABCD मेथड कैसे मदद करता है? मैंने सुना ये बहुत प्रैक्टिकल टूल है। ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि ये भावनाओं को समीकरण से हटा देता है। आप अपनी लिस्ट के हर काम को एक ग्रेड देते हैं। A मतलब मस्ट डू, ये आपका मेंढक है, इसे आज ही करना है वरना गंभीर परिणाम होंगे। ओके। अगर एक से ज्यादा A हैं तो वे A1, A2, A3 बन जाते हैं। B मतलब शुड डू, ये जरूरी है लेकिन आज नहीं हुआ तो दुनिया खत्म नहीं होगी। C मतलब नाइस टू डू, जैसे किसी दोस्त को फोन करना। D मतलब डेलीगेट, यानी ये काम किसी और को सौंपा जा सकता है। और E मतलब एलिमिनेट, यानी इस काम को करने की जरूरत ही नहीं है। और इसका सबसे जरूरी नियम क्या है? सबसे जरूरी नियम है, जब तक आपका A1 काम पूरा ना हो जाए आप B या C काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। ये अनुशासन आपको लीजर फोकस देता है। आपका दिमाग साफ हो जाता है। आपको पता है कि जब तक ये एक बड़ा काम नहीं निपटता, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। ठीक है, ABCD मेथड से ये तो साफ हो गया कि मेरा A1 काम कौन सा है, लेकिन अक्सर सबसे जरूरी काम ही सबसे बड़ा और डरावना होता है। सिर्फ प्राथमिकता जानना काफी नहीं है, उस काम को असल में शुरू करने के लिए हिम्मत कहां से लाएं? यहीं पर हमें काम को देखने का नजरिया बदलना होगा। किताब में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रमुख परिणाम क्षेत्र या KRAs, की रिजल्ट एरियाज। जी, ये सुनने में बहुत कॉर्पोरेट लगता है, लेकिन इसका सार बहुत व्यक्तिगत है। इसका मतलब है, आपके काम या जीवन में वो कौन से 3 से 5 क्षेत्र हैं जिनमें बेहतरीन प्रदर्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ मैनेजर लोगों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक सेल्स पर्सन के लिए ये हो सकता है नए ग्राहक ढूंढना, मौजूदा ग्राहकों से रिश्ते बनाना और सेल्स क्लोज करना। एक स्टूडेंट के लिए ये हो सकता है क्लास में ध्यान देना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना। समझ गया। जब आप अपने KRAs पहचान लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। और इसी से जुड़ा है 3 का कानून, लॉ ऑफ 3। हाँ, ये कहता है कि आपके सभी कामों में से हमेशा 3 काम ऐसे होते हैं जो आपके 90% योगदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन 3 कामों को पहचानिए और उन्हें अपनी आदत बना लीजिए। ये तो ठीक है, लेकिन कई बार काम इसलिए भी नहीं शुरू होता क्योंकि उसे शुरू करने का प्रोसेस ही बहुत बोझिल लगता है। जैसे कोई बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी हो तो पहले पुरानी फाइलें ढूंढो, फिर डेटा निकालो, इसी में आधा घंटा निकल जाता है और मन उछट जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ट्रेसी इसे तैयारी कहते हैं। काम शुरू करने से पहले
अपना पूरा वर्क स्टेशन तैयार कर लें। अच्छा, अगर रिपोर्ट लिखनी है तो कंप्यूटर पर सिर्फ वही फाइलें और टैब्स खुली हों जिनकी ज़रूरत है। पानी की बोतल, नोटबुक, पेन, सब कुछ पास हो। ये एक सर्जन की तरह है जो ऑपरेशन से पहले अपने सारे औजार तैयार रखता है। जब हर चीज़ अपनी जगह पे होती है तो दिमाग के पास बहाने बनाने की जगह कम हो जाती है। और क्या होगा अगर टाल मटोल का कारण तैयारी की कमी नहीं बल्कि काबिलियत की कमी का डर हो कि शायद मैं ये काम ठीक से कर ही नहीं पाऊंगा? ये टाल मटोल का सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा कारण है। हम उन कामों से बचते हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। इसका एक ही इलाज है, कौशल उन्नयन, मतलब अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना। सीखना कोई शौक नहीं, ये एक जरूरत है। ट्रेसी 3 आदतें सुझाते हैं। रोज अपने क्षेत्र से जुड़ी किताब का 1 घंटा अध्ययन करें, समय समय पर नए कोर्स और सेमिनार में हिस्सा लें और सफर के दौरान ऑडियो प्रोग्राम सुने। सही है। जब आपकी काबिलियत बढ़ती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मुश्किल काम कम डरावने लगते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने योजना बना ली, प्राथमिकता तय कर ली और हमारे पास जरूरी स्किल्स भी हैं। लेकिन फिर भी कोई चीज हमें रोक रही है, कोई अदृश्य दीवार। उस अदृश्य दीवार को ट्रेसी प्रतिबंध या कंस्ट्रेंट कहते हैं। 80% समय हमारी सफलता और हमारे लक्ष्य के बीच सिर्फ एक मुख्य बाधा होती है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक मुख्य बाधा। हमारा काम उस बाधा को पहचानना है। क्या वो कोई डर है, पैसे की कमी है या कोई विशेष जानकारी की कमी? उस एक बाधा पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। जैसे ही वो बाधा हटती है, आप रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हैं। और ज्यादातर ये बाधा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। आंतरिक मतलब हमारे अंदर? हाँ, हमारी अपनी ऊर्जा का स्तर, हमारी व्यक्तिगत शक्तियाँ। सोचिए, आप एक फॉर्मूला 1 कार से रेस जीतना चाहते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल कम है और टायर घिसे हुए हैं। नहीं जीत पाएंगे। नहीं, हमारा शरीर और दिमाग भी वैसा ही है। अगर हम पूरी नींद नहीं ले रहे, सही खाना नहीं खा रहे और लगातार तनाव में हैं, तो हम बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रात को 7-8 घंटे की नींद लेना, नियमित ब्रेक लेना और अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं, ये परफॉर्मेंस की पहली शर्त है। और प्रेरणा का क्या? बहुत से लोग कहते हैं आज मोटिवेशन नहीं है, कल करूंगा। क्या मोटिवेशन का इंतजार करना सही है? मोटिवेशन एक मिथक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। अच्छा। प्रेरणा एक्शन का नतीजा है, एक्शन का कारण नहीं। जब आप कोई छोटा सा काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, आपको अच्छा महसूस होता है और फिर आपको अगला काम करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब एक्शन पहले, प्रेरणा बाद में। एग्जैक्टली। इसलिए इंतजार मत करो, एक्शन लो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। और यहीं पर खुद पर दबाव बनाने का कॉन्सेप्ट आता है। सफल लोग किसी बॉस या डेडलाइन का इंतजार नहीं करते, वे खुद के लिए उच्च मानक तय करते हैं और खुद को जवाबदेह ठहराते हैं। आंतरिक बाधाओं की बात हो गई, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी बाहरी बाधा तो टेक्नोलॉजी है। ओहो, बिल्कुल। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, ये तो फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक दोधारी तलवार है। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन ये हमारी एकाग्रता को चुरा रही है। ये हमें लगातार रिएक्टिव मोड में रखती है। हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनना होगा। कैसे? अपने नोटिफिकेशंस बंद करें, दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ईमेल चेक करने का समय तय करें, अपने फोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में रखने की हिम्मत जुटाएं। आप पाएंगे कि दुनिया रुक नहीं जाती, लेकिन आपका काम जरूर पूरा हो जाता है। तो अब आते हैं कुछ ठोस तकनीकों पर जो उस बड़े डरावने मेंढक को खाने में हमारी मदद कर सकें। पहली है स्लाइस और डाइस। इसका मतलब है किसी विशाल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आज एक पैराग्राफ लिखना है तो ये करने लायक लगता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से काम करता है, क्योंकि हर छोटा टुकड़ा पूरा करने पर आपको एक जीत का एहसास होता है, जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। और इन टुकड़ों पर काम करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक भी है ना? हाँ, अपने कैलेंडर में बड़े और जरूरी कामों के लिए पहले से ही समय के ब्लॉक तय कर लेना। जैसे सुबह 9 से 11 बजे का स्लॉट रिपोर्ट राइटिंग के लिए रिजर्व्ड है। इस दौरान कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। डीप वर्क का समय। बिल्कुल, ये डीप वर्क का समय है। ये आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका दिमाग एक ही चीज पर गहराई से फोकस कर पाता है। इसी से जुड़ा है गति या मोमेंटम बनाने का सिद्धांत।
ये भौतिकी के नियम जैसा है। किसी रुकी हुई चीज को चलाने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। एक बार जब वो चलने लगती है तो उसे चलाते रहना आसान होता है। सही। काम के साथ भी ऐसा ही है। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल है, इसलिए खुद से कहें, मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए इस काम पर बैठूंगा। ज्यादातर समय 15 मिनट के बाद आप गति पकड़ लेते हैं और काम करते रहते हैं। और शायद सबसे शक्तिशाली लेकिन आज के दौर में सबसे मुश्किल तकनीक, एक काम एक बार में, यानी सिंगल टास्किंग। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो मल्टीटास्किंग को बहुत सम्मान देती है, लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से मल्टीटास्किंग एक झूठ है। एक झूठ? हाँ, हमारा दिमाग एक समय में एक ही जटिल काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम बार बार कामों के बीच स्विच करते हैं तो हम बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। एक ही काम पर टिके रहने से आप उसे न सिर्फ बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि 50% तक कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स का मामला नहीं है। ये एक पूरी सोच है, एक सिस्टम है। शुरुआत होती है पूरी तरह साफ लक्ष्य तय करने से, फिर हर दिन की योजना पहले से बनाने से, उसके बाद 80-20 नियम और ABCD मेथड से ये तय करने से कि क्या सच में जरूरी है। सही। फिर अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और काम करने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने से, और अंत में सिंगल टास्किंग और मोमेंटम जैसी तकनीकों से उस काम को अंजाम देने से। बिल्कुल सही। ये एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानसिकता से शुरू होकर एक्शन पर खत्म होता है। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। किताब का शीर्षक है उस मेंढक को खा जाओ, लेकिन क्या होगा अगर कोई ये पहचान ही ना पाए कि उसका सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत मेंढक कौन सा है? शायद असली पहला कदम उस मेंढक को खोजने की हिम्मत जुटाना है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। हो सकता है आपका मेंढक कोई रिपोर्ट या प्रोजेक्ट ना हो सकता है वो कोई मुश्किल बातचीत हो जिसे आप टाल रहे हैं, या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या शायद अपने बारे में कोई ऐसा सच जिसका सामना करने से आप डर रहे हैं। अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा बचते हैं वही हमारी सबसे बड़ी तरक्की का रास्ता होती है।